20 मिनट 20 खबर में आपका स्वागत है। हम अगले 20 मिनट में आपको देश और दुनिया की 20 ऐसी खबरें बताने वाले हैं जो इस वक्त न केवल सुर्खियों में है बल्कि दिलचस्प और अहम भी हैं। तो शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। सबसे पहले देखेंगे राजस्थान की कौन कौन सी खबर इस वक्त अहम है। दिल दहला देने वाला हादसा है ये। बाइक को इस तेज रफ्तार बस ने इस कदर टक्कर मारी कि उस पर सवार लोग और बाइक सब के सब टुकड़ों में बिखर गए। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई ये तस्वीरें अलवर के बानसू थाना इलाके की हैं। रोज की तरह बुधवार की दोपहर 12:15 बजे के करीब यहाँ गाड़ियों की आवाजाही जारी थी। दोपहर का वक्त होने की वजह से सड़क पर गाड़ियों की संख्या कम थी, लिहाजा सब के सब फर्राटा भर रहे थे। इसी दौरान एक बाइक आती नजर आई जो सड़क के बीचों बीच चल रही थी। बाइक की रफ्तार भी तेज थी, तभी रोडवेज की एक बस तेजी से आई और बाइक को रौंदती चली गई। हादसे से पहले बाइक सवार भी लेफ्ट लेने की जगह राइट लेता नजर आया और इस चक्कर में वो बस की चपेट में आ गया। बस और बाइक दोनों की रफ्तार तेज थी, लिहाजा इस टक्कर से बाइक के परखच्चे उड़ गए। बाइक पर बानसूर के चांदाली श्यामपुर गांव के बेनराज अपनी बेटी सविता को लेकर डॉक्टर के पास जा रहा था, लेकिन बस से टकराने की वजह से दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने इस बस को जब्त कर लिया है और ड्राइवर के खिलाफ केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। ऐसा लग रहा है बस ये नाम की सड़क है, क्योंकि इस सड़क पर गाड़ियां फर्राटा नहीं भरेंगी, हिचकोले खाएंगी और फंस गई तो फिर निकलना मुश्किल है। इतना ही नहीं, ये तो इंसानों के चलने लायक भी नहीं है। कीचड़ वाली सड़क की ये तस्वीरें अलवर के खैरतल कस्बे की किरवारी गाँव की है। बताया जा रहा है कि यहाँ पिछले 6 साल से सड़क की मरम्मत का काम लटका पड़ा है और इसकी वजह से सड़क पर जगह जगह कीचड़ भर गई है। ऐसा नहीं है यहाँ के लोगों ने इस सड़क की मरम्मत के लिए किसी से बात नहीं की है। स्थानीय पंच और सरपंच से लेकर विधायक और सांसद तक से बात कर ली, लेकिन फिर भी इनकी समस्याओं का अंत नहीं हुआ। शासन प्रशासन की बेरुखी से इस गाँव के लोग परेशान है और अब इसे ही अपनी किस्मत मान बैठे हैं। 5-6 साल होगी पानी भरे, बालकन को बुखार हो तो मच्छर खाता है, गंदगी से बीमार हुए पड़ा और मतलब अस्पताल ले जाते बालक परेशान होगा। 6-7 आदमी को जैसे शमशान की तरफ जाते हैं तो बहुत बड़ी परेशानी आती है। रात में जैसे गुजर जाए तो निकलना खींच में बहुत ज्यादा भारी पड़ जाता है। मुख्य रास्ता यही है? मुख्य रास्ता गांव का मेन यही है। प्रदेश को निवेश का हब बनाने और निवेशकों को निवेश के लिए आमंत्रित करने के मकसद से 24 और 25 जनवरी 2022 को जयपुर में 2 दिवसीय इन्वेस्टमेंट राजस्थान समिट का आयोजन किया जाएगा। इसे लेकर मुख्य सचिव निरंजन आर्या ने उद्योग विभाग की बैठक भी ली थी और उसी बैठक में उन्होंने बताया कि जनवरी में 24 और 25 तारीख को इन्वेस्टमेंट राजस्थान समिट का आयोजन किया जाएगा। ये समिट जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर में आयोजित होगा। मुख्य सचिव ने इस बैठक में ये भी जानकारी दी है कि समिट के जरिए इलेक्ट्रॉनिक्स, खनिज, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, मेडिकल उपकरण जैसे अलग अलग क्षेत्रों में निवेश बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। इस समिट के सफल आयोजन के लिए बीआईपी और रीको के अधिकारियों की ओर से चेन्नई, मुंबई और दिल्ली जैसे शहरों में निवेशकों के साथ संपर्क स्थापित किया जा रहा है। इतना ही नहीं, राज्य सरकार की ओर से 12 से 18 नवंबर के बीच दुबई में होने वाले दुबई एक्सपो के साथ ही अमेरिका, जर्मनी, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, फ्रांस और यूके के भी निवेशकों को यहां बुलाने की कोशिश की जा रही है। पूरे देश में जहां कोरोना वैक्सीन की 100 करोड़ से ज्यादा डोज लग चुकी हैं, वहीं मरूदरा में भी कोरोना से जंग आखिरी चरण में पहुंच गई है। राजस्थान में अब तक कोरोना वैक्सीन की 6 करोड़ 10 लाख से ज्यादा डोज लगाई जा चुकी हैं। यहाँ पहला डोज लेने वालों की संख्या 4 करोड़ 21 लाख से ज्यादा है, जबकि दोनों डोज ले चुके लोगों की संख्या भी 1 करोड़ 88 लाख से ज्यादा हो चुकी है। मतलब साफ है, कोरोना से जंग में राजस्थान अहम भूमिका निभा रहा है। कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर हिंदुस्तान ने इतिहास जो है वो रच दिया है। 100 करोड़ वैक्सीनेशन हिंदुस्तान में हो चुका है। ये तमाम उन मेडिकल स्टाफ के मेहनत के कारण से हुआ है जो लगातार 10 महीने तक अथक परिश्रम के बाद इस 100 करोड़ की जनता को वैक्सीन लगाने में कामयाब रहे। राजस्थान में कोरोना का प्रभाव भी अब ना के बराबर है और यहाँ के लोगों की एंटीबॉडी डेवलप होने का आंकड़ा भी तेजी से बढ़ रहा है। लिहाजा इस जंग में शामिल कोरोना वॉरियर्स और मेडिकल स्टाफ को सम्मानित किया जा रहा है। लेते हैं कुछ अन्य राज्यों की खबरें। देश ने कोरोना वैक्सीन के 100 करोड़ डोज का आंकड़ा पार कर लिया है। भारत में इसी साल 26 जनवरी से कोरोना वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई थी और महज 269 दिनों में 100 करोड़ डोज पूरी कर ली गई है।
भारत में कोविड-19 वैक्सीनेशन का आंकड़ा 100 करोड़ के पार होने पर पीएम मोदी ने ट्वीट भी किया है। भारत ने इतिहास रचा है। हम 130 करोड़ भारतीय आज भारतीय विज्ञान, उद्यम और सामूहिक भावना की विजय देख रहे हैं। 100 करोड़ टीकाकरण पार करने पर भारत को बधाई। हमारे डॉक्टरों, नर्सों और इस उपलब्धि को हासिल करने के लिए काम करने वाले सभी लोगों का आभार। 100 करोड़ डोज पूरे होने के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल भी पहुंचे। वे यहां करीब 20 मिनट रहे और इस दौरान उन्होंने हेल्थ केयर वर्कर से भी बात की। 21 अक्टूबर 2021 का ये दिन इतिहास में दर्ज हो गया है। भारत ने 100 करोड़ वैक्सीन डोज का आंकड़ा पार कर लिया है। ये उपलब्धि भारत की है, भारत के प्रत्येक नागरिक की है। इस मौके पर देश भर में कई तरह के कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया, जिसके जरिए कोरोना वॉरियर से लेकर डॉक्टर्स और नर्सों का सम्मान किया गया। दिल्ली के द्वारका इलाके से एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है। वहां एक लड़के ने एक तरफा प्यार में अपनी प्रेमिका पर चाकू से हमला कर दिया। इस हमले का एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है। इस वीडियो में जो कुछ नजर आ रहा है उसके मुताबिक एक लड़का खड़ा था जो कुछ हलचल होने पर पीछे घूम गया। फिर अचानक उसकी तरफ एक लड़की भागती दिखी, जिसे मारने के लिए एक दूसरा लड़का हाथ में चाकू लिए उसके ठीक पीछे नजर आया। वहां मौजूद कुछ लोगों ने उसे रोकने की कोशिश की और इस धक्का मुक्की में लड़की नीचे गिर गई। लड़की के नीचे गिरते ही आरोपी ने लड़की के बाल पकड़ लिए, जिसकी वजह से वो वहां से भाग नहीं पाई। इतना ही नहीं, मौका पाकर लड़के ने उस पर चाकू से कई वार किए, जिससे उसके पेट में घाव हो गया। इस दौरान बाकी लड़कों ने आरोपी को मजबूती से पकड़ लिया और वहां से अलग कर दिया, लेकिन इस जानलेवा हमले में लड़की की इलाज के दौरान मौत हो गई। दावा किया गया है कि वीडियो में दिखने वाले 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है, लेकिन चाकू मारने वाला लड़का अभी भी फरार है। महिलाओं पर अत्याचार के मामले में ऐसे ही सिरफिरे अपराधियों ने दिल्ली को नंबर 1 बना डाला है, जो खुद को प्रेमी बताते हैं और प्यार मोहब्बत के नाम पर कभी भी किसी भी लड़की को अगवा कर लेते हैं और कभी किसी की बेरहमी से हत्या कर देते हैं। मध्य प्रदेश के रीवा से हैरान करने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। वहां जमीन विवाद में 2 परिवार आपस में भिड़ गए। बताया गया है कि दोनों परिवारों के बीच जमीन के सीमांकन के मुद्दे पर बात बिगड़ती चली गई और नौबत ये आ गई कि उन लोगों ने मारपीट शुरू कर दी। दोनों ही परिवारों ने इस बात का ख्याल नहीं रखा कि सामने महिला है या पुरुष। वो लोग तो जैसे एक दूसरे की जान लेने पर उतारू दिखे। वो ना गाली गलौज करने से चूके और ना ही एक दूसरे के साथ धक्का मुक्की करने से। बीच सड़क पर काफी देर तक यूं ही हंगामा चलता रहा। जब काफी देर तक ये लोग इसी तरह एक दूसरे से उलझे रहे तो इलाके के कुछ दूसरे लोग सामने आए और बीच बचाव की कोशिश की। उन्हीं लोगों ने दोनों परिवारों को शांत कराया। इस मारपीट की शिकायत मिलने पर पुलिस ने दोनों परिवारों के लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। आपस में घर के जमीन के सीमांकन को लेकर जो विवाद किए थे और उसमें आथामुखी और थोड़ा बहुत सामान किए थे और इनकी रिपोर्ट थाने पर लिखी गई है। मध्य प्रदेश के मंडला से चौंकाने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। वहां एक रिहायशी इलाके में भालू के घुसने से हड़कंप मच गया। बताया गया है कि उस भालू को इलाके में घुसे 1 हफ्ता बीत चुका है, लेकिन अब तक उसे पकड़ा नहीं जा सका है। ऐसे में वहां रहने वाले लोग दहशत में रहने को मजबूर हैं। यहाँ रहने वाले लोगों ने वन विभाग को इसकी जानकारी भी दे दी है। उस जानकारी के बाद वन विभाग के कुछ कर्मचारी वहां पहुंचे और भालू को वहां से भगाने का काम शुरू किया गया। जैसे ही लोगों को वो भालू नजर आया, उन्होंने उस पर ईंट पत्थरों से हमला किया, जिससे वो घबरा गया और इधर उधर भागने लगा। वन विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि इससे पहले भी वो इस इलाके से एक भालू को पकड़कर जंगल पहुंचा चुके हैं। फिर से पता चला कि फिल्टर प्लांट में फिर भालू आ गया है। हम लोग अपने सुरक्षा श्रमिकों के साथ पहुंचे। भालू आने का सबूत मिला, पर मौके में भालू खोजबीन करने के बाद नहीं मिला। इस अफरा तफरी से पहले वो भालू एक पेड़ की टहनियों पर काफी ऊंचाई पर बैठा देखा। बताया गया है कि वो कई घंटे वहीं बैठा रहा और जब नीचे उतरा तो लोग उसे भगाने के लिए उसके पीछे दौड़ पड़े और फिर भालू कहीं गुम हो गया। हरियाणा में खाद की किल्लत के बीच एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है।
वहां नारनौल में जब एक गोदाम में किसानों को बांटने के लिए खाद की बोरियां रखी गईं, तो लोग उन पर टूट पड़े और फिर खाद की ऐसी लूट मची कि जिसने भी देखा वो देखता ही रह गया। वहां जुटी भीड़ में से कई लोग खाद की बोरियों को अपने सर पर रखकर भागते नजर आए। कुछ लोगों से बोरियां नहीं उठी तो उन्हें वो घसीटकर अपने साथ ले गए। खास बात यह है कि खाद लूटने में महिलाएं भी पीछे नहीं रहीं। उन्होंने बोरियों को अपने कंधे पर रखा और दौड़ने लगी। पुलिस को बुलाया मौके पे और थाने में जाके हमने शिकायत दे दी है। कुछ साधनों के नंबर थे हमारे पास, वो नंबर दे दिए। एक आदमी तो इससे भी 2 कदम आगे निकला। वो अपनी मोटरसाइकिल लेकर पहुंचा और खाद की बोरियां उस पर लाद ली। इसके बाद तो एक के बाद एक कई मोटरसाइकिल वाले वहां इकट्ठा होने शुरू हो गए। सब के सब खाद की बोरियों को जैसे भी मुमकिन हो लूटकर अपने साथ ले जाने के लिए तैयार दिखे। कुछ जगहों पर लोगों ने बोरियां इकट्ठी कर झुंड बना लिया ताकि दूसरे उन्हें लूट न पाएं। दावा किया गया है कि ये खाद 100 किसानों को बांटा जाना था, लेकिन उससे पहले ही भीड़ ने इस पर धावा बोल दिया। जैसे ही इसकी खबर मंडी प्रशासन को लगी, वहां हंगामा मच गया। इसके बाद खाद लूटने वाले सारे लोग चंद मिनट के अंदर भाग खड़े हुए। उत्तर प्रदेश के बलिया से हैरान करने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। वहां मामूली विवाद में 2 पक्षों के लोगों के बीच जमकर मारपीट हुई। बताया जा रहा है कि 2 मोटरसाइकिलों की टक्कर हो गई थी, जिस पर विवाद बढ़ता ही चला गया और देखते ही देखते दोनों पक्षों के लोग इतने गुस्से में आ गए कि उन्होंने डंडे उठा लिए। वहां से जो तस्वीरें सामने आई, उन्हें देखकर ऐसा लगा मानो वो लोग एक दूसरे की जान लेकर ही दम लेंगे। वहीं इस मामले की जानकारी मिलने पर पुलिस एक्शन में आ गई और दोनों पक्षों की शिकायत पर केस दर्ज कर लिया। अमृतपाली थाना कोतवाली बलिया में 2 पक्षों में मोटरसाइकिल लड़ जाने को लेकर विवाद हो गया था, जिसमें काफ़ी मारपीट हुई है। इस संबंध में दोनों पक्षों की तरफ से मुकदमा कायम है और दोनों तरफ से 5-5 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। जिन लोगों को चोट लगी है उनका मेडिकल कराया जा रहा है। बताया गया है कि इस मारपीट के दौरान कई लोगों को चोटें भी आईं और कई को अस्पताल भी जाना पड़ा। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में किसानों से भरी एक नाव पलट गई। इस नाव में 10 से ज्यादा किसान थे जो नाव पलटने से मझधार में फंस गए। इन किसानों को बचाने के लिए आनन फानन में एनडीआरएफ की टीम को मौके पर बुलाया गया और फिर वहां सेना के जवानों ने भी हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू मिशन शुरू कर दिया। बताया जा रहा है कि ये किसान अपने खेत से घर की तरफ लौट रहे थे, तभी घाघरा और शारदा नदी में उफान की वजह से मिर्जापुर गाँव में इनकी नाव पलट गई। इस नाव में 10 किसानों के होने का दावा किया गया। उसी समय घाघरा नदी के एक टापू पर 5 लोगों के फंसे होने की खबर भी आ गई। इन दोनों जगहों पर लोगों को बचाने के लिए एनडीआरएफ की कई टीम तैनात कर दी गई। बताया गया है कि ये किसान सुबह अपने खेतों में रखवाली के काम के लिए गए थे और घर लौटते वक्त यह हादसा हो गया। जब जमीनी कोशिशों से बात नहीं बनी तो सेना के हेलीकॉप्टर को रेस्क्यू के लिए बुलाया गया। हेलीकॉप्टर की मदद से कई किसानों को सुरक्षित जगह तक पहुंचाया गया। दावा किया गया है कि अलग अलग जगह पर फंसे 16 किसानों से 15 को बाहर निकाल लिया गया, जबकि एक किसान की जानकारी नहीं मिल पाई। उत्तर प्रदेश वस्त्र प्रौद्योगिकी संस्थान यानी यूपीटीटीआई के विशेषज्ञों ने एक ऐसा कपड़ा तैयार किया है जिस पर धूप और अल्ट्रावायलेट किरणों का असर नहीं होगा। यूपीटीटीआई के विशेषज्ञों ने इस कपड़े का निर्माण दक्षिण अफ्रीका में मिलने वाले एक खास तरह से पौधे से मिलने वाली बायोपॉलीमर लिगानिन से तैयार नायलॉन से बनाया है। यूपीटीटीआई अब इस तकनीक को पेटेंट कराने की तैयारी कर रहा है। खास बात यह है कि इनके इस रिसर्च को पोलैंड के जर्नल में भी प्रकाशित किया गया है। बताया जा रहा है कि प्रोफेसर अरुण सिंह गंगवार ने प्रोफेसर प्रशांत विश्नोई और प्रोफेसर मुकेश सिंह के सहयोग से ये तकनीक विकसित की है। इन लोगों ने पहले तो दक्षिण अफ्रीका के एक पौधे से मिलने वाले बायोपॉलीमर लिगानिन का नायलॉन के कपड़े पर उपयोग किया और फिर जीसीटी टेक्सटाइल मिल फगवाड़ा से इसका धागा बनवाया और उस धागे से कानपुर में कपड़ा तैयार हुआ। खतरनाक पराबैंगनी किरणें हैं जिनके द्वारा स्किन से संबंधित बीमारियां होती हैं, उनको अपने आप में अवशोषित कर ले और उन पराबैंगनी किरणों को इंसान के शरीर तक जाने से रोके। ये इस रिसर्च का मुख्य उद्देश्य और यही इसकी मेन अचीवमेंट है। ताजमहल के आंगन में जब भी चांद उतरता है तो उसकी खूबसूरती में 4 चांद लग ही जाते हैं। इस बार भी शरद पूर्णिमा का चांद जब उसके आंगन में उतरा तो नजारा देखने लायक था। बुधवार की रात इस नजारे को देखने के लिए ताजमहल में लोगों की अच्छी खासी भीड़ जमा हो गई और जो भी यहाँ आया वो ताजमहल के इस नजारे को देखकर रोमांचित हो उठा।
इसमें चंद्रमा में जो ताजमहल है एकदम से दूधिया की तरह चमकता है और इसका सभी लोग इंतजार करते हैं। मैं तो काफी समय से इंतजार करती हूँ कब शरद पूर्णिमा आए और जाएं ताजमहल को देखें। बहुत अच्छा दिख रहा है। पूनम के ये मौका मिले तो देखना ही चाहिए और इसका लाइफ टाइम मेमोरी है। आपको बता दें कि सफेद संगमरमर से तामीर ताजमहल पर जब चांद की दूधिया रोशनी पड़ती है तो इसका सौंदर्य और निखर उठता है। ताज की पच्चीकारी में रंगीन कीमती पत्थर लगे हैं जो चांद की रोशनी एक खास एंगल पर पड़ने पर चमकते हैं। इन नगीनों का चमकना चमकी के नाम से चर्चित है और 1984 में ताजमहल के रात में बंद होने से पहले शरद पूर्णिमा पर पूरी रात चमकी का मेला लगता था जो 5 नहीं बल्कि 7 दिनों तक चलता था। हजारों स्थानीय उत्पादों और हैंडीक्राफ्ट के लिए प्रसिद्ध हैदराबाद के नुमाइश मेले के मिनी संस्करण की शुरुआत हो गई है। मेले की शुरुआत के साथ ही यहां आने वालों की भीड़ लगने लगी है। इस मेले में बड़ी संख्या में महिलाएं पहुंच रही हैं। साथ में बच्चों की भी अच्छी खासी संख्या है जो यहां मस्ती का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। आपको बता दें कि नुमाइश मेले को हैदराबाद की राष्ट्रीय औद्योगिक प्रदर्शनी के नाम से भी जाना जाता है और हर साल 1 जनवरी से 45 दिनों तक नामपल्ली के प्रदर्शनी मैदान में इसका आयोजन होता है। हालांकि पिछले साल कोरोना की वजह से इसका आयोजन नहीं हो पाया था और इस बार 2 महीने पहले से ही इसके मिनी संस्करण की शुरुआत कर दी गई है। भले ही ये नुमाइश मेले का मिनी संस्करण हो, लेकिन शॉपिंग प्रेमियों के लिए ये प्रदर्शनी किसी बड़े मेले से कम नहीं है। And 10 years. In this exhibition we have took part in 2016. This is just a festival mela. The exact Numaish is going to happen in January. हर साल मैं यहाँ पे एग्जीबिशन में आती हूँ और एग्जीबिशन का वेरी नाइस रीजनेबल प्राइजेस है यहाँ पर और अब मुझे हर टाइप के यहाँ पे ड्रेसेस मिल जाते हैं जो वन स्टॉप शॉपिंग है। महज 6 साल की है डी साई श्रेयांसी, लेकिन मंत्रों के जाप में वो इस कदर पारंगत हो गई है कि 24 मिनट 50 सेकंड में 108 मंत्रों का जाप कर उसने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज करा लिया है। डी साई श्रेयांसी ओडिशा के जगतसिंहपुर जिले के तारदापाड़ा गांव के प्रमुख शिक्षाविद रश्मि रंजन मिश्रा की पोती हैं। 3 साल की उम्र में श्रेयांसी ने मंत्रोच्चार करना शुरू कर दिया था और आज आलम यह है कि उन्होंने एक नया कीर्तिमान अपने नाम कर लिया है। खास बात यह है कि श्रेयांसी मंत्रों के जाप के साथ ओडिशी नृत्य भी जानती हैं। इन सब के अलावा श्रेयांसी संगीत, लोक संगीत, भक्ति गीतों से लेकर फिल्मी ट्रैक तक 20 गाने भी गा सकती हैं। एक तस्वीर हजारों शब्द बयां करती है और जब तस्वीर सैकड़ों में हो, वो भी वर्ल्ड क्लास की, तो फिर उन्हें खींचने वाले की किस्मत बदलते देर नहीं लगती। कुछ ऐसी ही कहानी है फोटोग्राफर विकी रॉय की। विकी कभी कचरा बीनने का काम करते थे, लेकिन आज मशहूर फोटोग्राफर के साथ साथ करोड़ों के मालिक भी हैं। विकी रॉय पश्चिम बंगाल के पुरुलिया गांव के रहने वाले हैं। उनके परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि उनको पाल सकें, इसलिए माता पिता ने विक्की को नाना नानी के यहाँ छोड़ दिया था, जहाँ से भागकर वो 11 साल की उम्र में दिल्ली आ गए। दिल्ली में आकर विक्की ने कई रातें रेलवे स्टेशन और सड़कों पर बिताई। इस दौरान उन्होंने कचरा बीना, झूठा खाना खाया और फिर एक संस्था ने उनके पढ़ने का जुगाड़ कर दिया। 18 साल की उम्र में उन्हें उनकी संस्था ने एक कैमरा दिया और वहीं से उनकी फोटोग्राफी का सफर शुरू हुआ। साल 2013 में दिल्ली फोटोग्राफी फेस्टिवल में विक्की ने अपनी फोटोग्राफी की पहली प्रदर्शनी लगाई थी और यहाँ उन्होंने स्ट्रीट ड्रीम्स बुक पब्लिश की। इसके बाद से उनकी सफलता का सिलसिला लगातार जारी है। पड़ोसी देश नेपाल भयंकर बाढ़ की चपेट में है। बाढ़ की वजह से नेपाल में अब तक 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और कई लोग लापता बताए जा रहे हैं। बाढ़ की वजह से जगह जगह फंसे हुए लोगों को बचाने के लिए राहत और बचाव का काम युद्ध स्तर पर चलाया जा रहा है। आपको बता दें कि पिछले कई दिन से वहां हो रही बारिश की वजह से गांव के गांव पानी में डूब गए हैं। इन गांवों में सैकड़ों लोग फंसे हुए हैं, जिसकी जानकारी सेना के जवानों और रेस्क्यू टीम के पास लगातार पहुंच रही है। रेस्क्यू टीम के जवान भी पानी से लबालब इन गाँव में घूम रहे हैं और लोगों की जान बचा रहे हैं। यहाँ कई जगह सड़कों पर पानी इतनी तेज रफ्तार से बह रहा है कि भारी से भारी चीजें भी उनके साथ बहती नजर आ रही हैं।
सैलाब के इस जोर से बचने के लिए जवानों को रस्सियां बांधकर आगे बढ़ना पड़ रहा है। यहाँ बारिश ने ऐसी तबाही मचाई है कि ज्यादातर रास्ते आवाजाही के लायक नहीं रह गए हैं। खास बात यह है कि इस बाढ़ की वजह से वहाँ एक नेशनल हाईवे का बड़ा हिस्सा भी बह गया है। नेपाल ने अपने सारे संसाधन फिलहाल फंसे हुए लोगों को निकालने में झोंक दिए हैं। वहाँ की सेना हेलीकॉप्टर के जरिए लोगों को एयरलिफ्ट करने में लगी है। बताया जा रहा है कि कई हवाई अड्डों के एयर स्ट्रिप पर पानी भर गया है। अफ्रीकी देश इथोपिया की सेना ने अपने ही टिग्रे राज्य में बागियों के ठिकाने पर ताबड़तोड़ हमले किए। टिग्रे राज्य में पिछले साल नवंबर से बागियों और इथोपिया के सैनिकों के बीच जंग छिड़ी है और इसी कड़ी में इथोपिया की सेना ने टिग्रे प्रांत की राजधानी में हवाई हमले कर दिए। इस हमले के दौरान जिस इमारत को निशाना बनाया गया था वो पूरी तरह तबाह हो गई। वहां से आग की लपटें और धुएं का गुबार उठता दिखाई दिया। साथ ही साथ वहां बहुत देर तक धमाकों की आवाजें भी सुनाई देती रहीं। इस हमले के बाद मौके पर हड़कंप मच गया। वहां से सामने आई तस्वीरों में लोग इधर उधर भागते भी दिखाई दिए। बताया जा रहा है कि इस हमले में कई लोग घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। बाद में दमकल की गाड़ियां भी वहां पहुंची, जिनकी मदद से आग बुझाने का काम शुरू किया गया। खबर है कि इन हमलों में बागी लड़ाकों को काफी नुकसान पहुंचा है और उनकी हथियारों की एक फैक्ट्री भी तबाह हो गई है। आपको बता दें कि इथोपिया का टिग्रे राज्य इरिट्रिया और सूडान के बॉर्डर पर है, जहां टिग्रे पीपुल्स लिबरेशन फ्रंट नाम की पार्टी का दबदबा है, जो 3 साल पहले इथोपिया की सत्ता से बाहर हो गई। और टिग्रे में उसी पार्टी के समर्थकों ने अपनी सेना बनाकर इथोपिया के खिलाफ पिछले साल नवंबर में जंग छेड़ दी थी और इस जंग में अब तक इथोपिया के 3000 सैनिक और 5500 से ज्यादा टिग्रे विद्रोही मारे जा चुके हैं। सीरिया का उत्तरी पश्चिमी इलाका धमाकों की आवाज से गूंज उठा। वहां सीरिया की सरकार ने विद्रोहियों के ठिकाने पर एक के बाद एक कई रॉकेट हमले किए। ऐसे ही कई रॉकेट विद्रोहियों के ठिकाने पर लगातार दागे गए, जिसके बाद वहां धुएं का गुबार दिखाई दिया। इन हमलों में अरिहा इलाके के 10 लोगों के मारे जाने का भी दावा किया गया है। बताया गया है कि मरने वालों में कई बच्चे भी शामिल हैं। इस हमले के बाद वहां के बाजार की सूरत पूरी तरह से बदल गई। लोगों की दुकान और मकानों पर जब ये रॉकेट गिरे तो उनका हुलिया ही बिगड़ गया। हमले के बाद सड़क पर बिल्डिंगों का मलबा बिखरा नजर आया और लोग जान बचाने के लिए भागते दिखाई दिए। दावा किया गया है कि 2020 के मार्च के महीने में हुए हमले के बाद ये सबसे बड़ा हमला था। भूमध्य सागर में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे 400 से ज्यादा शरणार्थियों को बचा लिया गया है। ये लोग छोटी नावों के जरिए लीबिया से भूमध्य सागर पार कर यूरोप पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कुछ दूर जाने पर ही उनकी नाव का इंजन बंद हो गया और ये लोग बीच समंदर में ही फंस गए। इस बचाव अभियान की तस्वीर अभी सामने आई है, जिसमें शरणार्थियों की नावें तेज लहरों में डगमगाती दिखी। रबर की एक नाव में इतने लोग सवार थे कि उसके पलटने का खतरा पैदा हो गया। नाव को डूबता देख कई लोगों ने तो समंदर में ही छलांग लगा दी। हालांकि उनकी किस्मत अच्छी थी और राहत बचाव दल उन तक वक्त पर पहुंच गया। बचाव कर्मियों ने समंदर में तैर रहे लोगों की तरफ लाइफ जैकेट और रबर के टायर फेंके। इसके बाद सभी को छोटी नावों की मदद से एक बड़े जहाज तक पहुंचाया गया। बचाव दल को समंदर में ऐसी कई नावों के फंसे होने की जानकारी मिली थी, जिसमें सवार सभी शरणार्थियों को बचा लिया गया। आपको बता दें कि पश्चिम एशिया, उत्तर अफ्रीका और दक्षिण पश्चिम यूरोप के बीच 25 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला समंदर है, जिसे भूमध्य सागर कहा जाता है, जो गृह युद्ध की आग में झुलस रहे लीबिया के शरणार्थियों के यूरोप में घुसने का रास्ता बन चुका है और दूसरे देशों के शरणार्थी भी लीबिया में घुसकर भूमध्य सागर के रास्ते यूरोप भागते हैं। फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।